नारी सम्मान की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं सम्मानित होते हैं। नारी सृजक है, हम सब लोगों की उत्पत्ति का कारण नारी है, इसलिए नारी जगत वंदनीय है, जगत माता है, नारी कल्याणी है। इसलिए वो कहता है नारी है कल्याणी, नारी है वरदान, नारी का जीवन वृक्ष समान। वृक्ष वृक्ष का अपने लिए कुछ नहीं होता है। बहुत पुराने कवि हुए, वो कहते हैं वृक्ष कभू नहीं फल भंगे। वृक्ष ने कभी अपना किया हुआ अपने लिए नहीं लिया है, केवल अपनी आवश्यकता भर लेता है। यहां पर वनस्पति शास्त्री बैठे होंगे, और फिर बाकी फल के रूप में हमको दे देता है। इस पर्यावरण का सबसे प्रदूषित पार्ट लेता है, हमको प्राणवायु देता है। तो समाज को अगर प्राणवायु देने का काम करती है तो नारी करती है। इसलिए नारी श्रद्धा है, नारी भक्ति है, नारी जीवन है, नारी प्रवाह है, नारी सातत्य है, नारी निरंतरता है, नारी कल्याणी है। जीवन का जो शिवत्व है, जीवन का जो कल्याणकारी भाव है, उस शिवत्व के अंदर जो इत्व है, उसके अंदर जो पुल्लिंग स्त्रीलिंगता है, वो शक्ति है। जिस शक्ति की आराधना की बात हम लोग अभी तक कर रहे हैं, यानी शिव से, उस कल्याणकारी से अगर हम उस स्त्रीलिंग को हटा दें, उस शक्ति को हटा दें, तो शिव 100 बन जाता है। तो शिव की जो कल्याणकारी व्यथा है, विधा है, व्यथा है, कथा है, वो केवल और केवल शक्ति से है, केवल नारी से है। इसलिए नारी वास्तव में जगत की पालक है। आज हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान उस भारत की तरफ भी जाना चाहिए जिस भारत की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। वास्तव में इस भारतीय विचार साधना में नारी का स्थान बराबर का नहीं, एक स्थान ऊपर है। अभी मैं कर्नल साहब से चर्चा कर रहा था, फौज में मैडम का रैंक एक हायर होता है। किस लिए होता है कि उस फौज की व्यवस्था को, जो सब प्रकार के ऑड सिचुएशन में और एक सही काम करने के लिए रहता है, हमारी सीमाओं पे तैनात रहता है। हम यहाँ पर अच्छे से कार्यक्रम कर सकते हैं क्योंकि मेरे जैसा कोई भाई सीमा पे खड़ा है। उस अनुशासन को पराकाष्ठा तक ले जाने के लिए अगर व्यवस्था समाज की कायम रखनी है, तो ये जो सृजक है, ये जो सृजना करने वाली है, जिसने संसार को रचना दी है, उस रचना धर्मी को, उस रचनाकर्ता को एक स्थान ऊपर रखना होगा। जब हम उसको एक स्थान ऊपर रखेंगे, उसके संरक्षणत्व में, उसे संरक्षत्व में हम लोग अच्छे प्रकार से फलते फूलते हैं। यदि हम लोग वैदिक काल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारी जिस नारी का हम सम्मान की बात करते हैं, उन्होंने अपने सम्मान को ऐसे ही नहीं बल्कि अर्जित किया है। हम जिन ऋषियों की बात करें, वो केवल ऋषि पत्नियां नहीं थी, तब चाहे वो माता अनुसुईया हो, चाहे दूसरी ऋषि पत्नियां हों, जिनको हम लोग ऋषि पत्नियों के तौर पर जानते हैं। जैसे आजकल हम कहें कि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं, कोई मास्टर है तो मास्टर की पत्नी मास्टर नहीं। इस प्रकार से ऋषि की पत्नी ऋषिका नहीं थी। उनका इंडिपेंडेंट अपना व्यक्तिगत और स्थान था, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि थी, व्यक्तिगत समाज के प्रति उनका अपना एक स्नेह और बंधन और निष्ठा थी, उसके कारण वो जानी जाती है। और बिल्कुल विभिन्न प्रकार से मैं एक छोटी सी बात आपके सामने करना चाहता हूँ। सीता जी ने जितनी कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को संभाले रखा है, सब प्रकार से, अब मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, सब प्रकार से उसके पीछे एक ही तप था, एक ही तपस्विता थी, एक ही ट्रेनिंग थी, एक ही एजुकेशन थी, एक ही टीचिंग थी, और वो थी माता अनुसुईया की। उनके द्वारा दिया गया वो प्राणवत उनको वरदान, उसने माता सीता की रक्षा लंका जैसे परकोटे में भी कर पाई। तो वो सतीत्व था, वो स्त्रीत्व था, वो नारीत्व था, जिसने वहां पर उनकी रक्षा की। और ऐसे ही आप कर करके चले आएंगे। तो चूंकि वैदिक काल की बहुत बात न करते हुए
मैं अपने इस उत्तराखंड के अंदर आता हूँ। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये जो टिहरी राजशाही है, टिहरी राजशाही में एक सामान्य राजमाता जो गृहिणी थी, अपने बच्चे का पालन करती थी, तो राजा का देहांत, अचानक राजा का देहांत हो जाता है। देवलगढ़ से राजधानी और श्रीनगर लेकर के आए थे महिपत शाह, उनका अचानक देहांत हो जाता है। रानी तो केवल माता थी, रानी तो केवल गृहिणी थी। हम ये मान के चलते हैं गृहिणी केवल घर को ही सजा सकती है, वो घर को नहीं, आवश्यकता पड़ने पर पूरे देश को सजा सकती है, पूरे समाज को सजा सकती है। तो माता कर्णावती ने राज्य की बागडोर संभाली, क्योंकि अभी पृथ्वीपति शाह बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल में 2 साल के थे या 1 साल के थे, ऐसा कोई वर्णन आता है। तो उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ पे ली। शाहजहां का राज्य था भारत के भिन्न कोने पर। उनको पता लगा कि एक पहाड़ के एक छोटे उसमें एक महिला राज्य करती है, जिसके पति चले गए, और अभी राजशाही का जो नेक्स्ट प्रिंस है वो बहुत छोटा है, उस पर आक्रमण करो, और उन्हें नवाजत खां को भेजा। ऐसा बताते हैं कि बड़ी संख्या की नफरी थी जो उन्होंने अपने सैनिक भेजे। तो रानी कर्णावती ने, और चूंकि राज्य की बागडोर ले ली थी, नवाजत खां की सेना को नाको चने चबा दिए, नवाजत खां को वापस लौटना पड़ा। इसलिए कहते हैं टिहरी का राज्य अनकंकर्ड रहा है हमेशा। मां की भूमिका भी निभाई, राज्य की भूमिका भी निभाई, और पृथ्वीपति शाह जब तक इस लायक नहीं हुए कि उनको राजगद्दी सौंपी जाए, तब तक राज्य का और संचालन किया। और बड़े प्रसिद्ध है, नाक कटी रानी से कहते हैं, उन्होंने मुगल के उन सैनिकों को जिनको कैप्चर किया, उनकी नाक काट करके भेजी, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है यदि किसी का अपमान पूरा करना है तो उसकी नाक काट देनी चाहिए। तो नकटी रानी नाम से कर्णावती जी प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में तीलू रौतेली हुई है। उम्र कोई सीमा नहीं है बच्चों। तीलू रौतेली भी उसी डिसेंडेंट से आती हैं, और वो भी एक उसका वो करती थी, राज्य के लिए एक मतलब अधिपति थी। 15 साल की अवस्था में उन्होंने लड़ना प्रारंभ किया, और 7 साल में 7 वार जीते। 22 साल की उम्र में उनका शरीर पूरा हो गया, धोखे से किसी ने उनको मार दिया। तो ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड का क्षेत्र, यहां पर पुराने काल से भी और आज के काल में, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, आज भी आप देखेंगे तो किसी भी क्षेत्र में, तो चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो, पढ़ने का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, और डिफेंस का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हमारी नारियों ने और कहीं पीछे नहीं है, बल्कि बराबरी से आगे हैं। ये कब संभव होता था? जब नारी का, और जो हमने जैसे बहन अनुराधा जी ने कहा, बराबर का स्थान, यानी बराबर की अपॉर्चुनिटी वाली बात थी। क्योंकि बीच का एक ऐसा कालखंड आया इस भारतीय इतिहास में कि जो हमारे समाज में नारी की गरिमा थी, जो स्वाभाविक तौर पे और प्रतिष्ठित थी, वो अस्वाभाविक तौर पर और पर्दे के पीछे चली गई। पर्दे के पीछे चली गई तो उससे और कष्ट होना प्रारंभ हुआ। लेकिन आप देखिए, जिस समृद्ध भारत की हम लोग बात करते हैं, वहां पर नारियों का योगदान कितना होता है। इन जो हमारा शरीर, जो इंद्रियों शरीर है, इस इंद्रियों में एक इंद्रिय आती है पानी, इसको बोलते हैं, हाथ को बोलते हैं पानी। तो पुरानी शादी के समय प्रचलित था कि पानी ग्रहण बोलते हैं, तो पानी क्रिया भी करवाई जाती थी। तो दुल्हन से कहा जाता था सुई में तागा डालिए। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वास्तव में मातृशक्ति है, उसके पास जो सबसे बड़ी इंद्रिय उसको दी है, वो हमारे पास मनुष्य होने के नाते हाथ दिया है। बाकी जितने भी जानवर हैं, सबको अपने बच्चों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, कोई मुंह से करता है, कोई पंजे से करता है, लेकिन इतना फाइन किसी के पास नहीं जितना फाइन हमारे पास है। और इसलिए महिलाओं के पास और ये इंद्रिय अधिक विकसित है पुरुषों से। और एक बहुत बड़ा कारण था इस विकसित भारत का, जहां ढाका की मलमल होती थी, उस मलमल को तराशने वाली कोई ना कोई माता बहन होती थी। यहाँ का सिल्क जो दुनिया में प्रसिद्ध था, उसको तराशने वाली कोई ना कोई माता, कोई ना कोई बहन होती थी। और ये कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोई एक जगह बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना दिया जाता था, ऐसा नहीं था। हर घर एक इंडस्ट्री थी, हर गांव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता था, हर गांव एक विद्या का बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र होता था। और एक एक समाज की यूनिट, तब चाहे वो परिवार होती थी, चाहे वो गांव होता था, चाहे वो कस्बा होता था, वो अपने में इकोनॉमिकली
और सस्टेनेबल होता था, इकोनॉमिकली एक अपना पूरा एक मॉडल होता था, अपनी पूरी बात रखता था। यही तक ही नहीं, अभी जैसे माननीय राष्ट्रपति महोदया की बात आई, झारखंड का जो आदिवासी समाज है, भारत का फौलाद दुनिया में जो जाना जाता, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था फ्रांस में और इंग्लैंड में, उससे पहले अगर फौलाद दुनिया में जाना जाता था तो भारत का फौलाद जाना जाता था। और आप सब लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर के, वो भारत का फौलाद किसी फैक्ट्री में नहीं, तो झारखंड के उन आदिवासी महिलाओं के गांव में छोटी छोटी फॉर्जरीज में बनता था। और वही फौलाद होता था जिसके लिए कहा जाता था, अगर कहीं लड़ाई हो रही हो, किस कहता है, सावधान, ये खंजर और ये तलवार भारत के फौलाद से बनी है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि माताएं, बहनें, यदि उनको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो जाती हैं तो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मैं जब बायोटेक्नोलॉजी देखता था, मैं इसलिए कह रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी की बात कि आज नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्री की बात है, चाहे वो ड्रोन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो किसी दूसरे फील्ड की बात हो, इट्स नॉलेज ड्रिवन, इट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडवांसमेंट। पहली महिला अगर भारत के अंदर वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई लेके गया तो किरण मजूमदार 100 लेकर के गई। तो बायोटेक्नोलॉजी को यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया, बायोटेक्नोलॉजी को और औद्योगिकीकरण में जिन्होंने पहला आयाम और बड़ा आयाम दिया, उसमें पहली महिला ही थी, किरण मजूमदार 100 थी। और किरण मजूमदार 100 कोई पैदाइश इंडस्ट्रियलिस्ट घर से थी, ऐसा नहीं था। तो महिलाएं जिस फील्ड में तय कर लें कि हमने कुछ करना है, तो सत्यवान का भी प्राण सावित्री वापस लेकर के आ सकती है, यमराज से भी प्राण वापस लेकर के आ सकती है। ये शक्ति केवल और केवल शक्ति के अंदर है, केवल नारी के अंदर है। किसी पुरुष ने आज तक ऐसा नहीं कर पाया जो कभी किसी के प्राण भी यमराज से वापस ले आए हों। तो समाज के अंदर परिवर्तन लाना, समाज को धारणीय और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देना, सस्टेनेबल विकास देना, ये तो वास्तव में नारी के बाएं हाथ का खेल है। आवश्यकता इस बात की है, मुझे बाएं हाथ के खेल के लिए अपॉर्चुनिटी तो दे। आज समाज बदल रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी विकसित हो रही है। अभी मैं नॉलेज ड्रिवन की बात कर रहा था, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं यमुना घाटी से आता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज ड्रिवन वहाँ पर और मटर और टमाटर की खेती के लिए दिया कि हम ये जो कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं उनमें से कुछ पार्ट हम और थोड़ा टेक्निकल खेती कर लें। आज आपको आश्चर्य होगा कि अकेले रवाई घाटी में कुछ 100 करोड़ का मटर टमाटर बिकता है। घनश्याम छैलानी की वो छोटी छोटी कविताएं, ऐसू का गढ़वाला कश्मीर बनाव, फल फूलों की डाली गांव गांव में लगाव, इस एक छोटे से गीत ने गांव की उन सभी महिलाओं को वहां तक पहुंचा दिया कि आज अगर फॉरेस्ट का सबसे बड़ा कैनोपी है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, सबसे जगह पर्यावरण संरक्षित है, तो केवल उत्तराखंड के उन सुदूर गांवों में है जहां गौरा देवी ने जन्म लिया होगा, जहां ऐसे घनश्याम छैलानी जैसे कवियों ने जन्म लिया होगा, वहां पर संरक्षित है। आज हम लोग कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, कहां गया उन बहनों का कार्बन क्रेडिट? क्या हम उनको कार्बन क्रेडिट देंगे? आज गोविंद पशु विहार की वजह से मोरी क्षेत्र की महिलाएं और जंगल की लकड़ी लाने से मोहताज हो रही हैं। हमें अपनी पॉलिसीज में इस प्रकार का और चेंज लाना पड़ता होगा, तब जाकर के हम लोग इस बात को कह सकते होंगे कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जिन दिनों मैं जर्मनी में पोस्ट डॉक करता था, क्योंकि मैं स्वभाव से और समाज के बीच जानने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे को जर्मन भाषा बहुत अच्छी आती है। और सीखने का कारण भी ऐसा था कि मैं वीकेंड्स को, जिन दिनों लैब नहीं जाता था, अपने रिसर्च में नहीं जाता था, तो मैं ओल्ड होम चला जाता था। वहाँ ओल्ड होम होते थे। मैंने पहली बार कंसेप्ट सुना जब मैं भारत गया, मतलब 1990 के दशक की बात है, तो मैंने पहली बार सुना कि वृद्ध आश्रम भी होते हैं। हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम की कोई कल्पना नहीं थी, मैंने कभी सुना नहीं था। तो मैं एक बार ऐसे जाते हुए देखा तो पता लगा कि ये ओल्ड होम है। तो मैंने वहाँ गया, तो मैं एक यंग सा बच्चा उनको दिखा, तो तब लंबे लंबे बाल रखता था, एक एक्जॉटिक उनको लगा, तो घिर करके सब लोग आए। लेकिन दिक्कत क्या थी, वो केवल जर्मन जानते थे, मैं केवल अंग्रेजी बोल सकता था उनके साथ। तो वो अंग्रेजी सुनना नहीं चाहते थे, मैं जर्मन समझ नहीं पाता था। पर चूंकि मैंने जर्मन सीखने का प्रयास किया था, ट्रेनिंग भी की थी, 4 महीने की ट्रेनिंग की थी, तो उनके साथ सीख करके और जर्मन सीखा। तो खैर बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा था, तो मैंने उन लोगों से ठीक प्रकार से ये जानना चाहा
कि जर्मनी को आज हम विकसित देश कहते हैं, ये कब विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ? क्योंकि मैं जानता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में यानी 46 तक पूरा जर्मनी नेस्तनाबूद हो गया था। ये कहिए कि यूरोप का मोस्ट ऑफ द पार्ट, पर खासकर जर्मनी तो 100% नेस्तनाबूद हो गया था। उन लोगों से मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, उन बुजुर्ग महिलाओं से, उन बुजुर्ग पुरुषों से, क्योंकि वो मेरे से जब बात करते थे उसी पवित्र भाव से बात करते थे जिस पवित्र भाव से मैं पूछता था, मैं एक इनोसेंट सा बालक भारत का उनके बीच में। तो उन्होंने मुझे बताया 68 से पहले तक गांव में एक ही हीटिंग सिस्टम होता था। गांव के सारे लोग माइनस टेम्परेचर में, हाई चिल्ड फैक्टर, केवल टेम्परेचर मैटर नहीं करता है, चिल्ड फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। ठीक 8 डिग्री टेम्परेचर पे अगर चिल्ड फैक्टर बहुत ज्यादा है तो बहुत ठंड लगती है। एक ही हीटिंग सिस्टम होता था, गांव के सारे लोग आकर के उस हीटिंग सिस्टम पे बैठते थे, तब अपनी जीवन बचाते थे, फिर जाकर के अपना काम करते थे। लेकिन 68 में उनके समाज ने वो जो रेवोल्यूशन, महिलाओं को और महिलाओं के स्थान तक उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात कही, 68 में उसको कहते हैं, वो कहते हैं उसका ऑक्टोबर सेक्सस रेवोल्यूशन। 68 के रेवोल्यूशन की बात करती हैं। महिलाओं ने कहा नहीं, आप हमें अधिकार नहीं देते, हम लेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी से आपके साथ काम करेंगे। और जो 68 रेवोल्यूशन उनके यहाँ पढ़ाया भी जाता है, ऑक्टोबर सेक्सस रेवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे नाजी रेवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, वैसे ये भी पढ़ाया जाता है कि और ये एरा, ऑल्दो एरा ऑफ इमांसिपेशन भी साथ साथ में शुरू हुआ, लेकिन उसने जर्मनी को आज ऐसा जर्मनी बना दिया। और दूसरे भागों में भी, मैं स्विट्जरलैंड की बात बताता हूँ आपसे। स्विट्जरलैंड को हम लोग कहते हैं, आज बहुत सारी बात, जब प्रारंभ में हम लोग उत्तराखंड बना और हम सब लोग बात करते थे हम इसको स्विट्जरलैंड बनाएंगे, कुछ हमारे नेता लोग कहते थे इसको हिमाचल बनाएंगे। मुझे कई बार लगता था, मैं बोल तो नहीं पाता था, मैं उस प्लेटफॉर्म का व्यक्ति नहीं हूँ, भाई हम इसको क्यों हिमाचल और स्विट्जरलैंड बनाए, इसको हम उत्तराखंड क्यों नहीं बना सकते, हम इसको उत्तरांचल क्यों नहीं बना सकते। तो मैं उनसे बोलता था, मैं जब स्विट्जरलैंड गया, उनसे बेसिक इकोनॉमी की बात कही तो उन्होंने कहा सुदूर आल्प्स में, बहुत दूर दूर, हम तो फिर भी बहुत नज़दीक में बहुत कनेक्टेड हैं, आल्प्स में बहुत दूर दूर आल्प्स फैला हुआ है और बहुत मीगर पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ गाँव में तो भी 200-250 की पॉपुलेशन होती है, तो भी 15-20 परिवार, 40 परिवार का गांव होता है, छोटा से छोटा गांव। वहाँ पर 4 परिवार का, 3 परिवार का, 5 परिवार का गांव। लेकिन उन्होंने रिवोल्यूशन प्रारंभ किया, उनका जो एडिशनल दूध पैदा करते हैं उसकी चीज़ बनाएंगे, और वो चीज़ आज दुनिया में जानी जाती है, स्विस चीज़ दुनिया में जानी जाती है। वो स्विस चीज़ किसी फैक्ट्री में पहले नहीं बनी थी, वहाँ की महिलाओं ने स्विस चीज़ को बनाया था। जिस चॉकलेट को, स्विट्जरलैंड की जिस चॉकलेट को आज दुनिया में स्थान मिलता है, दुनिया की सबसे अच्छी चॉकलेट स्विट्जरलैंड की चॉकलेट, वो चॉकलेट किसी फैक्ट्री में नहीं बनी थी तब, वो चॉकलेट तब वहाँ की महिलाओं ने घर घर में बनाई थी। तो महिलाओं को जो उनका स्थान मिला, महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया और जर्मनी बना दिया। और इतना ही नहीं, आप देखिए वियतनाम भी बहुत छोटा देश है, हमसे भी इकोनॉमिकली शायद पीछा देश है। जितने वॉर वियतनाम ने झेले, हर बार नेस्तनाबूद होता चला गया, और आप समझेंगे कि वॉर की वजह से पुरुषों की संख्या घटती चली गई। तो उनके मनीषियों ने और विचार किया, उन्होंने नेशनल लोगो बनाया। नेशनल लोगो में एक महिला बनाई, महिला के पीठ में बच्चा है और उसके हाथ में हल है, और ये सिम्बलाइज करता है हमारी उस बात को जो हमारी ऋषि कृषि संस्कृति है। मैं सहृदय होकर के सृजना करूंगी, बच्चे को पालूंगी, और उसके पालन पोषण के लिए इस पृथ्वी से और माँ के रूप में इसे उपयोग करते, अपने उपयोग के हेतु, इस सृजना के पालन के हेतु और चीज़ें पैदा करूंगी। नहीं, हल लगाया। आज वो वियतनाम संघर्ष करते करते हमारी इकोनॉमी से बराबर है और कहीं ना कहीं हमारे से। तो आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे पर्वों पर, ऐसे समयों पर हम लोग ऐसे संकल्प करें, उन चीज़ों को याद करें जो हमारा अतीत रहा है, उन अतीत को याद करें। पर एक बात कौशन की है, क्योंकि मैंने पश्चिम बहुत देखा है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से दुनिया में बहुत जगह गया हूँ। ये जो विकास है, विकास की पश्चिम अवधारणा अलग है और विकास की हमारी पूर्वी अवधारणा बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ विकास और इवोल्यूशन शुड गो हैंड इन हैंड। मेरी बात समझ गए होंगे।
हमारे यहाँ केवल विकास आर्थिक नहीं है, हमारे यहाँ विकास अर्थकारी है। विकास अर्थकारी होना चाहिए। अर्थकारी मतलब केवल आर्थिक रूप से डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा भी विकास होना चाहिए, हमारा भी इवोल्यूशन होना चाहिए। उन मानवीय मूल्यों को, जिन मानवीय मूल्यों के विषय मानव धरा पे आया है, मानव में मनुष्य सिर्फ मन बना है, उस मन के परिष्कार की बात कही है। और तब वास्तव में ये सब संसार जब बनता है, तब उसमें से मनुष्य निकल करके आता है। तो उस परिष्कार और संस्कार की बात कही, उस संस्कार के परिष्कार की बात कही है। तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक आर्थिक विकास की बात है, हमारे यहाँ केवल आर्थिक विकास की बात नहीं है। सांस्कृतिक विकास की बात होती है तो संस्कृति का भी और पालन करना होगा, संस्कृति को भी आगे ले जाना होगा। संस्कृति के मूल में है संस्कार, और संस्कारों की पाठशाला जो है उसकी हेडमास्टर केवल माँ है, नारी है। जब ये बात हो पाएगी तब वास्तव में धारणीय विकास होगा, नहीं तो ये एकांगी विकास होगा। हम लोग हो सकता है आर्थिक रूप से संपन्न बनते चले जाएं, लेकिन मनुष्यता जिस नाते जानी जाती है, जो धारणीयता थी, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, ये अक्षुण्ण सभ्यता है। ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, सभ्यताएं आई और चली गई। यही एक सभ्यता जो थी, है और रहेगी। ये तभी रहेगी जब हमारे विकास में और इवोल्यूशन भी जुड़ा होगा, तब उसको हम धारणीय विकास कह सकेंगे। भाई एक दो अंतिम बात में कहकर, समय तो नहीं पूरा, एक अंतिम बात और कह करके एक छोटी सी घटना की बात कहता हूं। पंजाब से घटना आती है। पंजाब में आप सब जानते हैं सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से डिटोरेट हो गया था। एक बहन है, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो पद्मश्री उनको दिया गया उन्होंने, और वो बाकायदा जब भी उनका परिचय होता है, मैं चंडीगढ़ एक कार्यक्रम में था, वो कहती हैं कि इस बात को बताना चाहिए मेरे परिचय में। 2 बेटियों की मां बन गई थी, तीसरा मां बनने वाली थी। घर से ये बात कह दी गई कि यदि तीसरी भी बेटी हुई तो घर मत आइएगा, तो ये घर आपके लिए नहीं है। हॉस्पिटल अकेले गई और अनायास के ये जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ईश्वर की जैसी योजना, बेटी ही हुई। वो जानती थी कि घर से ये कहा गया है। उनका भाई उनको लेने आता है, तो भाई भी ये कहता है कि मुझे भी ये बताया गया कि आपसे कहा गया है कि यदि बेटी होगी तो आप घर मत आइएगा, और या कुछ इंतजाम करके आइए। वो कहते हैं कि मेरे परिचय में बताना चाहिए इस बात को। ठीक है, बिना घर के तो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि जीवन है। अब ये इसका जीवन अभी आया, इसको देखेंगे। तो वो विचार करती हैं कैसे किया जाए। तो माँ है ना, क्या क्या कर सकती है। तो उन्होंने तय किया मैं क्या करूंगी, और तय करके वो घर आ जाती है। दिसंबर जनवरी का महीना होगा, ठंड की पराकाष्ठा। वो अपने नवजात बच्चे को लेकर के, 2-3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा जो भी होता होगा, तो उसने सोचा कि मैं ये करूंगी जो वो बताती हैं, कि बच्चे को नंगा छोड़ दूंगी ताकि ठंड से स्वयं मर जाए, ताकि मुझे किसी प्रकार की वैधानिक और दूसरी तरह की उसमें फंसना ना पड़े, और कोई मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा, और मैं अपना जीवन आगे चला पाऊंगी इस घर में। अब मजबूरी कहिए, जैसा भी कहिए, पराकाष्ठा है, एक तरफ की पराकाष्ठा, दूसरी तरफ की पराकाष्ठा। लेकिन माँ है, खुद तो नहीं सो सकती, खुद दरवाजे पे बैठ जाती है और छोड़ देती है उसको कि ये समय आने तक समाप्त हो जाएगी। और सुबह हुई, कोई आवाज़ उससे नहीं समझी होगी, कुछ होगा, तो सब दिन होने को होता है, तो लौट के जाती है, देखता है बच्चा बिल्कुल नीला पड़ा है ठंड से। खैर, उसकी आंखों से आंसू जब निकलते हैं तो वो देखती है तो उसके अंदर प्राण है। माँ का जो मातृत्व है, उसका जो नारित्व है, उस त्याग की जो पराकाष्ठा है, उसने कहा मैं संसार छोड़ सकती हूँ। जब ये लड़ सकती है जीवन से और जीवन बचा सकती है, तो मैं अपना जीवन नहीं बचा सकती? मैं ऐसे कई जीवन बचाने के निमित्त निकलूंगी। उन्होंने उस दिन तय किया मुझे इसे बचाना है। जब ये बचा सकती है जिसका जीवन अभी अभी आया है, तो मेरा जीवन आया इतना समय हो गया। उसने उसी दिन संकल्प लिया मुझे ये काम करना है, और वो इसी बात के लिए जानी जाती हैं। इस बात के लिए उन्हें पद्मश्री भी मिला, मुझे पद्म भूषण का पता नहीं, लेकिन पद्मश्री उन्हें मिला। मैं एक कार्यक्रम में चंडीगढ़ में उनके साथ था। तो एक संकल्प लेने की बात है, हमको एक संकल्प लेना होगा। मैं कहीं सुन रहा था कि आज
महिला दिवस है तो किसी महिला को ग्रीटिंग करेंगे तो महिला का जवाब देता है टुडे यू आर ग्रीटिंग, रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर बीटिंग। नो, ऐसा नहीं करना है। हम एक संकल्प लेना होगा। और मैं ये समझता हूँ विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, यदि हम लोग जीवन में बहुत सारे संकल्पों को एक साथ लेते हैं तो उनको उनकी सिद्धता तक पहुंचाने में समय लगता है। तो हमें ये तय करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष समाज के अंदर व्याप्त जिन कमियों को हम लोग देखते होंगे, चाहे वो सुरक्षा देखते होंगे या दूसरी बातें देखते होंगे, उनको एक बात लेकर के संकल्प करना चाहिए और वर्ष भर उस संकल्प के लिए विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न माध्यम जो हो सकते हैं उस संकल्प की पूर्ति के लिए करना चाहिए। नहीं तो वास्तव में जैसे अभी कह रहे थे कि कब शुरू हुआ, वैसे तो 1909 का आंदोलन है महिला बराबरी का आंदोलन, और सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ है बहन जी, अनुराधा बहन जी। ये जो बराबरी का आंदोलन है सबसे पहले अमेरिका न्यूयॉर्क से शुरू हुआ है 1909 में 28 फरवरी को। वहाँ की महिलाओं ने तय किया हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। पता नहीं आज तक मिला या नहीं मिला, पता नहीं। और फिर 8 मार्च 1975 को यूएन ने इसको अपने चार्टर में लिया है और तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस पूर्व बेला पर कहिए या उसके समारोह पर और मातृशक्ति के सम्मान के समारोह पर मैं तो आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि प्रत्येक वर्ष दिव्य हिमगिरी जी, क्योंकि आप लोग इतना बड़ा बीड़ा आप लोगों ने उठाया है और मैं आज वास्तव में आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे और इतने अच्छे समय पर बुलाया और मुझे अपनी बात रखने को मौका दिया। यदि हम लोग प्रतिवर्ष एक विषय को लेकर के और संकल्पित हों और उस वर्ष भर उस विषय को और करते रहेंगे, ताकि उस विषय का वर्ष के अंत में हम देखेंगे कि जिस बात को हमने लिया था उस बात को आज हमने अपनी प्रामाणिकता से और उसका तक पहुंचाया है। उसका जो आनंद होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति का जो आनंद होगा, वही वास्तव में सेलिब्रेशन होगा महिला दिवस पर। और मातृशक्ति को पुनः नमन करते हुए मैं अंतिम बात कहता हूँ, संगच्छध्वम संवदध्वम सम ओ मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानान उपासते। जैसे देवताओं ने एक ही मन एक ही बात को अपने सबके संकल्पों में समाहित करते हुए वो देवता बन पाए, ऐसे हम सब लोग भी एक ही बात को संकल्पित हो जाएं कि महिलाओं का जो स्थान है वो वास्तव में एक स्थान ऊपर ही है, तो कम से कम बराबरी का तो है ही। बराबर अपॉर्चुनिटी देने के लिए अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से मुझे प्रयास करना होगा। ऐसा ईश्वर हमको प्रेरणा दे, ऐसा ईश्वर हमको शक्ति दे। आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद।